हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। तो हम लोग पढ़ेंगे आज 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसमें हम आज दो टॉपिक इंक्लूड करेंगे इस पार्ट में, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म एंड द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। एक्चुअली ये जो चैप्टर है ये कंटिन्यूएशन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। अगर आप वो भूल गए हो तो ये आई बटन की लिंक है, जा करके रिवाइज कर सकते हो। मुश्किल से आपको 2 घंटे या 1.5 घंटे वहाँ पे देने हैं। तो जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन होती है तो वहाँ पर जो बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं नेशनलिज्म के, उससे पूरा का पूरा यूरोप इफेक्टेड होता है और वहाँ पे नेशनलिज्म राइज होता है। और उसी नेशनलिज्म का ही इफेक्ट होता है कि पूरे वर्ल्ड स्टेज पे सबसे पहले यूरोप राइज होता है, वहाँ की पावर राइज होती है और फिर वो पूरे वर्ल्ड पे जा कर के वहाँ पे रूल करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझते हैं, यानी कि हम पहले टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नेम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो आपको पता है कि 1774 में वहाँ पे लुई 16 इनथ्रोन्ड हुआ, यानी सिंहासन पर बैठा फ्रांस के। वहाँ पे बहुत सारी सर्कमस्टांसेज ऐसी थी कि सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था वहाँ के पीपल को, क्योंकि कुछ ये बहुत ज़्यादा वॉर में इंगेज रहा था फ्रांस। तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी, सोसाइटी पहले से ही काफ़ी ख़राब थी। एस्टेट्स में सोसाइटी बटी हुई थी जिसमें कि क्लर्कीज और नोबल्स ऐसे थे जिनको कि टैक्स नहीं देना पड़ता था और उनको बहुत सारे बर्थ प्रिविलेजेस राइट मिले हुए थे, यानी पैदाइशी उनको अधिकार मिले हुए थे। जो उनके घर में पैदा होंगे उनको पैदाइशी बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे। सबसे बड़ी बात थी कि उनको टैक्स ही नहीं देना होता था, सारा का सारा टैक्स जो था वो थर्ड क्लास को, जो थर्ड एस्टेट थी, उसको देना होता था। तो वहाँ पर जब धीरे धीरे एजुकेशन राइज हुई तो लोगों को, जो थर्ड एस्टेट वाले लोग थे, उनको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हुए वो लोग। और फिर वहाँ पे रिवॉल्यूशन होती है और रिवॉल्यूशन में क्या होता है, 1791 में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आता है। और ये जो मोनार्क है, मतलब किंग, ठीक है, इसको इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में कर दिया जाता है, यानी मोनार्क रहेगा तो, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहेगा। इसके बाद में क्या होता है, फिर 1792-93 में क्या होता है, इस मोनार्क को भी ख़त्म कर दिया जाता है और यहाँ पे आ जाती है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये हुआ कि जैसे एक ये मोनार्क क्या होता था, ये हेड ऑफ द स्टेट होता था, ठीक है, और ये बनता था हेरिडिटी से, यानी लुईस का जो लड़का होता वो फिर से यहाँ पे किंग होता। लेकिन जब रिपब्लिक आई तो इसमें ये नहीं था, इसमें ये था कि अगला जो हेड होगा उसको फिर जनता इलेक्ट करेगी। यानी रिपब्लिक में क्या होता है, जो हेड होता है उसको जनता इलेक्ट कर, जैसे अपने यहाँ इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट को जनता इलेक्ट करती है। हाँ, डायरेक्टली नहीं करती, इनडायरेक्टली करती है, बट वो इलेक्ट ही होता है। क्योंकि अब जो रामनाथ कोविंद हैं वो इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे उनके परिवार के नहीं हैं, उनकी, ठीक है, उनको वो वोट करके ही वहाँ पे गए, इसलिए इंडिया जो है वो रिपब्लिक भी है। तो यहाँ पे रिपब्लिक आता है। साथ में क्या होता है, यहाँ पे जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन आता है इसने बहुत सारे जो प्रिविलेजेस लोगों को मिले होते हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। लोगों को क्या मिलती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा दिया जाता है, उनको बहुत सारी लिबर्टीज़ मिलती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जनरेट होते हैं, यहीं से आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर नेशन होता क्या है। नहीं, जो नेशनलिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम ये जान लें कि नेशनलिज्म क्या होता है। देखो, पहले क्या होता था वहाँ, मतलब पूरे विश्व में यही था कि नेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। जो सोसाइटी होती थी वो डिवाइड होती थी किंगडम में, यानी राज्य होते थे, डचीज होती थी, कंटून होते थे। जैसे आप इंडिया में ले लो तो यहाँ पे देखो कि राजपूत राजा होते थे, उनकी अपनी अपनी सब टेरिटरीज होती थी। उस समय भारत में भी कोई नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद जैसा नहीं था कि हमारा देश भारत है, हम भारत के लिए मर मिटेंगे। इसीलिए तो जब बाहरी इन्वेडर आए तो वो आराम से यहाँ के राजपूत राजाओं को हराते चले गए और अंदर तक चले आए। एक राजपूत राजा ने दूसरे का सहयोग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे नेशनलिज्म की कोई भावना नहीं थी।
सब अपने अपने लिए केवल थे। तो ये सब जगह था, पूरी दुनिया में ही ऐसा रहा है। तो फ्रांस में भी क्या था उस समय, यही चल रहा था। तो ये इसमें क्या था, जैसे अलग अलग नोबिलिटी या जो यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी थी। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुछ डोमिनेंट लोग, जिसमें फ्यूडल आते हैं यानी नोबल्स आते हैं, जो रिच कैटेगरी आती है वो, और उनके रिलेटिव्स, क्योंकि उनके जो रिश्ते होंगे वो भी रिच फैमिलीज में होंगे, तो ये सब मिल करके पूरा रूलिंग करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। तो अरिस्टोक्रेटिक रूल होता था, नोबल्स का डोमिनेंस होता था। हर जगह पे, हर कैंटून्स में, हर किंगडम में अलग अलग जो है लैंग्वेजेस होती थी। वहाँ पे जो है अलग अलग उनके रूलिंग सिस्टम होते थे। वहाँ का जो हेड होता था उन सब जगह का, उसके पास अनलिमिटेड पावर वो एंजॉय करता था, जो मन में आता था वो करता था। एक हिसाब से वहाँ पे डायपोटिज्म था, यानी कि निरंकुशता जिसको कह सकते हैं, कि उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता था। तो उनमें एक तरीके की कोई यूनिटी नहीं थी, लैंग्वेज अलग अलग तरीके की थी, कॉइन्स अलग अलग तरीके के चलते थे। तो इस तरीके से वहाँ पर था। लेकिन जब यहाँ पे जब नेशन का कॉन्सेप्ट आया, तो नेशन के कॉन्सेप्ट में ये हुआ कि कोई भी जो एक पॉलिटिकल यूनिट होगी उसमें एक तरीके की यूनिटी होगी। अब यूनिटी किस किस चीज़ की हो सकती है, ये हम फ्रांस में देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आते ही वहाँ किन किन चीज़ों की यूनिटी हुई। तो आप देखो सबसे पहले क्या किया गया वहाँ पे, सबसे पहले तो यही होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अब देखो यहाँ पे आप जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, यानी आपको याद रहे तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल इंडिया का लेते रहो। इंडिया क्या है, एक नेशन है, एक राष्ट्र है। अब वो राष्ट्र क्यों है, देखो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सबके लिए है, ठीक है। ये बाद में आता है फ्रांस के, यानी समझ लीजिए कि फ्रांस से यहाँ पे बहुत कुछ लिया गया है। तो फ्रांस में क्या होता है कि सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए होता है, पूरे फ्रांस के लिए होता है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, यानी पूरे फ्रांस के अंदर लोगों के मन में एक एकता की भावना आ गई कि वो एक ही कानून के अंदर में आ गए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, सबको ये राइट दिया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। देन आपको पता है कि वहाँ पे जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो जो हेड होगा इसका वो भी सबके लिए हो जाएगा, चाहे वहाँ पे मोनार्क रहा हो, जब तक भी मोनार्क रहा, ठीक है। और इसके बाद में जब रिपब्लिक वहाँ पे आया, यानी रिपब्लिक सिस्टम में जो हेड बना वो भी, तो वो पूरे स्टेट का हेड होता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक यूनिटी होती है, यानी जो नेशन है उसमें यूनिटी की भावना होती है, एकता की भावना होती है। तो रिपब्लिक आया तो एक चीज हुआ। फिर आपको पता है कि वहां पे जो है जब क्रांति हो रही थी तो एक एंथम जिसका नाम क्या था, मर्सिलीज, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रगान गाया जाता है, या जितने भी क्रांतियां हुई हैं, कहीं पे भी क्रांतियां हुई हैं, तो वहां पे कोई ना कोई स्लोगन होता था, कोई ना कोई नारा होता था। तो यहाँ पे ये नारा गाया जाता था, जो कि बाद में, यानी जब आप समझो कि ये जो मोनार्क था, जब इसने प्रसा और ऑस्ट्रिया से कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू की थी और यहाँ के लोगों ने आर्मी फार्म कर ली थी और प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग छेड़ दिया था, तो वो जिस सॉन्ग का यूज कर रहे थे अपने को एनर्जेटिक करने के लिए, वही सॉन्ग आज भी फ्रांस का नेशनल सॉन्ग है, यानी एंथम है। तो अब ये पूरे फ्रांस के लिए हो गया, यानी एक यूनिटी की भावना और आई। फिर आपको पता है कि फ्रांस में जो है वो फ्लैग यूज होता था ट्राई कलर, ठीक है। तो ये फ्लैग अब ये पूरे फ्रांस के लिए था, ये फ्लैग भी, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी बिफोर लॉ तो यहाँ पे दे ही दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही यहाँ पे पूरी कंट्री के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो भी क्या कर दिया था, एक कर दिया था। यहाँ की जो लैंग्वेज थी वो अब एक ही लैंग्वेज हो गई थी, जो फ्रेंच थी, ठीक है। यानी जो डायलेक्ट्स, मतलब इसको प्रमोट किया गया, ठीक है। लैंग्वेज तो और बाकी रही, लेकिन इनको क्या किया गया, प्रमोट किया गया। जैसे अब अपने यहाँ आप इंडिया में देखो, इंडिया में जब इंडिया एज अ नेशन नहीं था, तो वहाँ पे अलग अलग जो छोटे छोटे स्टेट थे, रियासतें थी। भाई जब रियासतों का एकीकरण हुआ है भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसमें, तो आपने अगर आप उसमें देखोगे, पढ़े होगे तो ठीक, नहीं पढ़े होगे तो आगे उसको पढ़ोगे तो आप देखोगे कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कल्चर की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, बहुत सारी इथनिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वहाँ पे। तो इंडिया में तो एक किसी लैंग्वेज को नहीं प्रमोट किया जा सका, यहाँ पे तो 22 लैंग्वेज हैं, इनको सबको जो है बराबर प्रमोट किया गया
और इन 22 लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे लैंग्वेज तो 22 है, लेकिन इन 22 लैंग्वेज भी एक तरीके की लैंग्वेज में आ गई और यहाँ पे ये लैंग्वेज भी एक यूनिटी को ही यहाँ पे डिफाइन करती हैं। बट यहाँ पे जो है इस स्टेट ने क्या, फ्रेंच को प्रमोट किया। बाकी आपको भाषाएं बोलना है बोलिए, लेकिन जो ऑफिशियल कामकाज है वो किस में होंगे, फ्रेंच में होंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि जो इतनी सारी चीज़ें, तो फ्रांस की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ का जो सिस्टम है उसके अंदर एक यूनिफिकेशन आ गया, ठीक है, वो एक यूनाइट होने लगी। और ये चीज़ जो थी उसने एक जो नेशन होता है इसको जन्म दिया, ठीक है। देखो कंट्री और नेशन में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। कंट्री और नेशन में डिफरेंस होता है कि नेशन वर्ड जो है, यानी राष्ट्र शब्द जो है, ये थोड़ा इमोशनल है। कंट्री एक पॉलिटिकल बाउंड्री है। नेशन में ये होता है कि वहाँ के लोग जो होते हैं वो अपने जो कह सकते हो कि इंडिविजुअल जो सेल्फिशनेस है, खुद के जो स्वार्थ है, उससे ऊपर जाकर के देश के लिए कुछ करते हैं। यानी देश के लिए अगर वो अपना थोड़ा उनका नुकसान भी हो रहा है तो वो नुकसान सह लेंगे, लेकिन वो देश के लिए काम करेंगे। तो ये आइडिया फ्रांस में आता है और इससे पूरा यूरोप प्रभावित होने लगता है। और इसको प्रभावित करने का काम जो है वो बाकायदा करता है नेपोलियन। आपको पता है कि 1903 के बाद में जो है 1904 की स्टार्टिंग में ही जो रॉबेस्पियरे था, यानी जो वहाँ पे रिपब्लिक था जिसका राइन ऑफ टेरर था, उसको मार दिया जाता है। फिर वहाँ पे काउंसिल रूल आता है और काउंसिल रूल में क्या, डायरेक्टरी का रूल होता है, और जिसमें नेपोलियन जो होता है डायरेक्टर बनता है। 1804 में वो खुद को डिक्लेयर कर देता है एम्परर। बट बहुत सारे रूल्स जो है उसने वो इंटरफेयर तो उसमें करता है, यानी फिर से मोनार्कियल सिस्टम जो था, यानी जितनी फ्रीडम थी उसमें कुछ इंटरफेयर करता है, लेकिन किसी भी लिबर्टी को, फ्रीडम को वो ख़त्म नहीं करता है। और इसीलिए जो नेपोलियन होता है उसका पूरे यूरोप में स्वागत किया जाता है। बट नेपोलियन गेस्ट किस फॉर्म में होता है, वो गेस्ट फॉर्म में होता है, इन्वेडर के फॉर्म में होता है, मतलब आक्रामक के रूप में होता है। वो आक्रमण करता है। कहाँ कहाँ पे आक्रमण करता है, स्विट्जरलैंड में करता है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड जिसको नीदरलैंड बोलते हैं, वहाँ के लोग डच कहे जाते हैं, ठीक है, जर्मनी, इटली, तो यहाँ पर आक्रमण करता है। तो आक्रमण यहाँ पे किसके खिलाफ करता है, जो रूलिंग अथॉरिटी होती है उनके अगेंस्ट में, ठीक है। यहाँ की पॉपुलेशन सपोर्ट कर रही होती नेपोलियन को। आप सोच लीजिए क्यों, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन को वही फ्रीडम, उसी तरीके की लिबर्टी जो है, यानी जिस लिबर्टी की बात हो रही थी वो चाहिए होती है। तो वहाँ की जनता सपोर्ट कर रही होती है इसी नेपोलियन को। तो नेपोलियन जहाँ जहाँ जाता है इन सब जगह, उन सब जगह वही चीज़ों की डिमांड होती है जो फ्रांस में थी। यानी इस तरीके से पूरे यूरोप में जो नेशनलिज्म है उसकी हवा फैलने लगती है और उसका काम बखूबी नेपोलियन करता है। नेपोलियन बहुत सारे रिफॉर्म्स करता है। 1804 में जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लेकर के आता है, जो सुधार के कानून लेकर के आता है, उसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कानून व्यवस्था पढ़ी जाएगी, सिस्टम यानी किस तरीके से सब जगह के कॉन्स्टिट्यूशन बनने शुरू होते हैं, तो उसमें नेपोलियनिक कोड भी पढ़ा जाता है कि उसने किस तरीके कैसी कैसी व्यवस्था की। हालांकि बहुत ज़्यादा जो है, देखिए कुछ चीज़ें ये हैं कि आप सुधार तो बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन कैसे कर लोगे, ठीक है। अगर बहुत चीज़ें करप्ट हैं या बहुत सारी चीज़ें, कोई एक चीज़ तो होती नहीं, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं हर तरीके से। जैसे मान लो अभी ये है कि जैसे इंडिया है इस समय, और मान लीजिए करप्शन यहाँ पे है था। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चाहे कि करप्शन ख़त्म कर दें, तो प्राइम मिनिस्टर अकेले ऐसे करप्शन ख़त्म नहीं कर सकते जब तक सारे लोग नहीं चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर कब हैं, जब वो सारे मिनिस्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी सपोर्ट कर रही है। अब अगर उनकी पार्टी में कोई पावरफुल आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल्स अगर करप्टेड हैं, तो वो इतनी जल्दी जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनको हटा नहीं सकता, इनको करप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी वजह से वो भी है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये सब नेपोलियन के साथ में भी हो रहा था। जैसे नेपोलियन पावर कहाँ से गेन कर रहा था, वो मिडिल और हायर क्लास से पावर गेन कर रहा था, क्योंकि अगर वो वॉर में इंक्लूडेड है तो उसको पैसा चाहिए, पावर चाहिए। तो जब वहाँ से इंक्लूडेड कर रहा था तो उनकी भी जो प्रियोरिटीज़ थी उस पर उसको ध्यान देना था। उस प्रियोरिटीज़ में ध्यान देने का मतलब ये था कि जैसे स्लेवरी था उसको उसने बहुत ज़्यादा प्रमोट तो नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से रॉबेस्पियरे ने उस पर बैन लगाया था वो बैन नहीं रह गया उसके टाइम में। वुमेन को ज़्यादा फ्रीडम नेपोलियन ने नहीं दिया, ठीक है।
हाँ, बट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, कम्युनिकेशन को, ट्रांसपोर्ट को, इन सब चीज़ों को उसने बाकायदा बढ़ावा दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि नेपोलियन को इन सब जगह पे वॉर करने के लिए क्या होता है कि टैक्सेशन बढ़ाना पड़ता है, यानी टैक्स बढ़ाना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ को क्या होता है कि ज़बरदस्ती आर्मी में लोगों की भर्ती करनी पड़ती है, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ को मीडिया पे सेंसरशिप लगानी पड़ती है, ठीक है। सेंसरशिप इसलिए कि उसके खिलाफ जो है, जो वो कर रहा है, तो अब वो या तो वार में इंडल्ज होगा या तो वो लोगों को समझाए कि वो कर क्या रहा है। तो इसलिए उसने मीडिया पे ही सेंसरशिप लगाना शुरू कर दिया कि आप लोगों को ज़्यादा बकाइए मत, ठीक है। तो ये चीज़, तो इन तीनों चीज़ों ने, टैक्सेशन, सेंसरशिप और ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती, इसने एक तरीके से इसको डिक्टेटर जैसा प्रूव करना शुरू कर दिया। तो ये डिक्टेटर बन भी, यानी इसने खुद को कर दिया डिक्लेयर इम्परर डिक्लेयर कर दिया। खैर, आपने ये देखा कि आखिर इसका रीज़न क्या था, इसको जस्टिफाई भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और वैसे भी मैंने कहा हिस्ट्री में कि आप सारी चीज़ें पढ़ो तो फिर आप जब और भी चीज़ें जानोगे आखिर ये क्यों हो रहा था, तो उसमें कई चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे आप जब फ्रीडम ऑफ इंडिया पढ़ोगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे, तो वहाँ पर ये देखोगे कि यहाँ पर तो फ्रीडम फाइटर्स वर्क कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ की आज़ादी मिलने में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहाँ पे जो गेम चल रहे थे, जो वर्ल्ड वार में गेम चल रहे थे, वो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे यहाँ पे आज़ादी दिलवाने में। तो बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं चीज़ों में। तो ये यहाँ पे एम्परर डिक्लेयर हो गया और फिर इसकी आर्मी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पे आइडियाज़ लेकर के जाती है। लेकिन होता ये है कि 1815 में इन सब देशों की जो मिली जुली आर्मी होती है वो जब इसको, और रसिया भी इसमें आ जाता है जान लीजिए, तो इन सब की जो मिली जुली आर्मी होती है वो इसको डिफीट कर देती है नेपोलियन को। और जब नेपोलियन हार जाता है, ठीक है, तो फिर से वो वही ओल्ड रिजाइम और ये सब लाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हालांकि उसमें यही चीज़ है कि वो ये आइडिया लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते हैं, जो कि आइडिया किसका होता है, नेशन का आइडिया होता है, ये आइडिया नहीं छोड़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी लोगों की, सब जगह अलग अलग डायलेक्ट्स, अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग वहाँ पे मुद्राएं चल रही थी, अलग अलग वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, अलग अलग तरीके से लोगों को रूल किया जा रहा था। ना तो उनका कोई एक तरीके से नेशनल एंथम था, ना ऐसा कुछ था। लोग जो हैं अपने केवल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टाइम गुजारते थे, और जो एक अरिस्टोक्रेटिक एक ग्रुप था और जो नोबेल्स का ग्रुप था वो और जो किंग थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे क्या करते थे, अपना जो उनका अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम होता था उसके खर्चे चलाने के लिए जनता से टैक्स वसूलते थे। यही सब कुल मिला के वहाँ पे सिस्टम चल रहा था। अलग अलग जो डायनेस्टीज़ थी वो वहाँ पे रूल कर रही थी। जैसे डायनेस्टीज़ की बात करो तो आपने देखा कि जो लुइस 16 था वो बूर्बो डायनेस्टी का था, और यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी, यहाँ पे हैब्सबर्ग डायनेस्टी थी उसका अंपायर था। तो इस टाइम पे यूरोप पे ज़्यादातर पार्ट में हैब्सबर्ग अंपायर फैला हुआ था। लेकिन आप ये देखो कि एक अंपायर है, हैब्सबर्ग अंपायर एक अकेला है, लेकिन उसके अंपायर में अलग अलग, जैसे जो रीजन है वहाँ पे अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग हैं, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं। जैसे कहीं पे डच बोली जा रही है, कहीं पे फ्रेंच बोली जा रही है, कहीं पे पॉलिश लैंग्वेज है, कहीं पे स्वीडिश बोली जा रही है। तो वहाँ पे इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज हैं और इथनिक ग्रुप्स हैं। तो जब नेपोलियन वहाँ पे जाता है तो लोगों के बीच में जो नेशनलिज्म की एक धीरे धीरे भावना आना शुरू होती है, तो वो सब लोग भी यूनाइट होना चाहते हैं और वहाँ पे नेशनलिज्म क्या होता है, प्रमोट होना शुरू होता है। लेकिन 1815 में जब नेपोलियन ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी, इन सब की मिलीजुली ताकतों से हार जाता है, तो लोग फिर से ओल्ड रिजाइम की तरफ, यानी जो ओल्ड सिस्टम था जहाँ पे मोनार्की होगा, उधर वो लोग लौटना चाहते हैं। आप ये पहले जान लीजिए कि जो नेपोलियन था उसने लगभग पूरे यूरोप को रौंद डाला था। रौंद डाले का मतलब पूरे यूरोप में उसकी आर्मीज गई थी, और चूँकि उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो रिवोल्यूशनिस्ट थे वो वेलकम कर रहे थे। रिवोल्यूशनिस्ट मतलब ये समझो कि जैसे रूलिंग हेड जो है वो दूसरे लोग हैं, रूलिंग सिस्टम वहाँ का है। इसके अलावा जो इस रूलिंग सिस्टम के खिलाफ जो रिवोल्यूशनिस्ट खड़े हैं, यानी जो वहाँ पे जनता है, उनके जो लीडर्स हैं, ठीक है, वो सब वेलकम कर रहे थे इसका।
तो इस तरीके से वहाँ पे गया और उसका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है, जैसे आप देखो कि नेपोलियन ने एक चीज़ किया था कि जो मीजरिंग यूनिट थी किसी भी चीज़ की, उसको यूनिफाई किया था पूरे कंट्री में। आप ऐसे समझो कि मेजरिंग यूनिट इस तरीके से था कि मान लीजिए आप कहीं से 50 सेंटीमीटर क्लॉथ लेकर के चलते हैं, तो एक अगली टेरिटरी में जब आप पहुंचेंगे तो वो 60 सेंटीमीटर माना जाएगा, एक अगली से उनमें पहुंचेंगे तो 49 सेंटीमीटर माना जाएगा। कहने का मतलब है कि एक जगह का सेंटीमीटर जो है वो अगली जगह के सेंटीमीटर के बराबर नहीं होता था। ठीक है, आप ऐसे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आई मीन जैसे मान लो कि डॉलर का और रूपी का मतलब ले लो, तो डॉलर रुपया बराबर नहीं है ना, लेकिन एक सिस्टम अभी बना दिया गया है कि इतने रुपीज इतने डॉलर के बराबर होंगे तो उसका इंटरनेशनल सिस्टम है, तो उस तरीके से वो ले लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जो मेजरिंग यूनिट तो वही सेम नहीं है। कहने का मतलब है कि हम यहाँ से एक सेंटीमीटर 1 मीटर कपड़ा लेकर के चले, अब वहाँ पे उनका जो मीटर है उस हिसाब से वो कम है, अगले जगह का मीटर उस हिसाब से वो ज़्यादा है। ऐसे ही जो टैक्स कलेक्शन था तो उस हिसाब से टैक्स कलेक्शन पे भी डिफरेंस आता था। क्वाइन का सिस्टम भी अलग अलग था। नेपोलियन जो था, नेपोलियन ने जब अपना नेपोलियन कोड लेकर के आया तो उसने 30 क्वाइंस को कम करके रिड्यूस करके उसने 2 क्वाइन सिस्टम रखे थे। सोच लीजिए कितने मुद्राएं, यानी जो वहाँ की नेशनल करेंसी, जो करेंसीज हुआ करती, नेशनल क्या, नेशन था ही नहीं उस टाइम पे, तो नेशनल क्या कहेंगे, लेकिन जो करेंसीज हुआ करती है जिनमें ट्रेड होता था, विनिमय होता था, तो वो 2 पे लाया गया। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा था। हाँ, तो इसके हारने के बाद में फिर वो लोग वापस उसी जगह पे लौटना स्टार्ट कर दिए, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं छोड़ा, जिसमें कि जो लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो सुधार थे, जो कॉइन का सिस्टम था, जो कॉइन का सिस्टम हो गया, इसके अलावा जो रिफॉर्म्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, जो फाइनेंशियल सिस्टम था, उन्होंने ये देखा कि इसी में जो है प्रोग्रेस है, लेकिन खुद की प्रोग्रेस को उन्होंने नहीं छोड़ा। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने, यानी जो बाद में ये फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, जर्मनी, ये लोग जो थे, जो वहाँ पे वो फिर से मोनार्कियल सिस्टम वहाँ पे लाना चाहते थे, ऑटोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर फिर से लाना चाहते थे। हाँ, मैं एक इसमें से हेडिंग भूल रहा था कि हमको इसमें पढ़ना क्या है। अब इसमें फिर ये है कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या वहाँ पे निकलता था। तो लोग क्या मतलब निकालते थे लिबरलिज्म का, तो लोगों का मतलब यही था कि भाई उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिले, इक्वलिटी बिफोर लॉ मिले, जो अपर स्टेट के लोग हैं वो उनका जो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं उससे उनको निजात मिले। वुमेन की इंस्पिरेशन ये थी कि उनको भी सोशल कार्यों में इंगेज किया जाए, उनके ऊपर जो जो मेन सोसाइटी का उनके ऊपर जो डोमिनेंस है उसको कम किया जाए, उनकी भी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ था। फिर इकोनॉमिक, अगर देखो कि इकोनॉमिक उसका सिस्टम क्या था, तो इकोनॉमिक सिस्टम में यही था कि जैसे मैंने बताया कि क्वाइन, मीजरमेंट और टैक्सेशन, इन तीनों पे एक तरीके का इनको सिस्टमाइज किया जाए। क्वाइन के सिस्टम को चेक किया जाए, मेजरमेंट एक जैसा हो, टैक्सेशन एक जैसा। टैक्सेशन में ये था कि जो अलग अलग सब टेरिटरीज होती थी तो हर जगह पे दुनिया भर के टैक्सेज होते, जैसे नेपोलियन ने जब एक सिस्टम क्रिएट किया, यार नेपोलियन छोड़ दीजिए, जब 1791 में ही जैसे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो फिर टैक्स सिस्टम जो था वो पूरे कंट्री का एक जैसा हो गया। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग टैक्सेशन नहीं था, अलग अलग ड्यूज पे नहीं करने पड़ते थे। तो इस तरीके से इकोनॉमिक इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। देन है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ये वही चीज़ है, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि जो पुराना रूल है उसी को लाना, यानी जो मोनार्क है उसको लेकर के आना। तो यही हुआ 1815 में, जब ये हार जाता है तो वियना कांग्रेस होती है, यानी वियना मीटिंग होती है, जिसमें कि जिसको नेपोलियन को हराने वाले जो कंट्रीज होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, फिर से मोनार्किकल सिस्टम लाते हैं। फ्रांस में चूंकि अब नेपोलियन हार चुका होता है तो यहाँ पे फिर से जो है जो बूर्बो डायनेस्टी का रूलर होता है उसको फिर से यहाँ पे बिठा दिया जाता है। और जो नेपोलियन ने जो टेरिटरी जीती थी तो उसमें से जो लोग होते हैं, यानी जिसमें रशिया होता है, आपका रशिया होता है, जर्मनी होता है,
स्विट्जरलैंड होता है, ये सब उसको आपस में अपने अपने हिसाब से बांट लेते हैं। आपको उसके टेरिटरीज के नेम पढ़ने हो तो बुक से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम आपको कॉन्सेप्ट देना है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स देना नहीं है, और फिर वो फैक्ट्स आपको ज़्यादा मेमोराइज नहीं रह जाते। हाँ, जो बड़े कंट्रीज़ हैं जिनका, जैसे सिसिली का नेम आएगा, प्रशा का नेम आएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी का नेम आएगा, ठीक है, तो इन सबको याद रखना। और देखो यहाँ पे ये सब ध्यान से पढ़ते चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये सब चीज़ें हो रही हैं ये वर्ल्ड वार का भी जाके बेस बनती हैं। आप जब वर्ल्ड वार पढ़ोगे तो लौट के यहाँ आना पड़ेगा, आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे कि आखिर जर्मनी और फ्रांस की दुश्मनी क्यों है, ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ दो। इन लोगों ने वो टेरिटरीज आपस में फिर से वो बांट ली और इस तरीके से। लेकिन मैंने बताया ना कि जो नेशनलिज्म के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो इन्होंने रखा। मोनार्क तो इन्होंने सिस्टम वो कंजर्वेटिज्म तो लेकर के आए, लेकिन बहुत सारे जो रिफॉर्म्स थे वो इन्होंने रखा, यानी पूरी तरीके से ये चीज़ें फेल नहीं हुई। नेशनलिज्म का जो दौर है वो चलता रहा, थोड़ा सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इन्होंने चेंज करने की कोशिश की, लेकिन जो रिवोल्यूशनरिस्ट थे, जो रिवोल्यूशनरी लोग थे, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो उसका नेम आता है मैज़िनी, ग्यूसिप मैज़िनी नाम था। इटली के यूनिफिकेशन का फादर कहते हैं, जर्मनी का फादर ऑफ यूनिफिकेशन बिस्मार्क है। जैसे इंडिया का फादर ऑफ यूनिफिकेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो जैसे बिस्मार्क, मैज़िनी, ठीक है, मेजनी और कैवूर भी साथ में यहाँ पे आते हैं जब उसका यूनिफिकेशन होता है, इसी के उसमें आगे चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। और यहाँ इंडिया में, यानी तो इंडिया का मैं रेफरेंस दे दे रहा हूँ जिससे चीज़ें आसान हो जाए। तो उस समय जो 1815 के बाद में जब ये कंजर्वेटिज्म शुरू होता है तो यहाँ पे मेजनी का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, ये इसका अपोज करता है। लेकिन ये लोग इतने पावरफुल वहाँ पे होते हैं कि इन लोगों को ज़्यादा, इनको क्या करना होता है, अंडरग्राउंड होना पड़ता है, ठीक है। ये लोग पॉलिटिकल क्लब बनाए होते हैं, जैकोबिन के मेंबर होते हैं। जैकोबिन देखो, सेंट जैकब एक व्यक्ति थे, ठीक है, और उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे ये जैकोबिन क्लब बना हुआ था। जैसे जिस जैकोबिन क्लब का मेंबर आपका रॉबस्पियर हुआ करता था। तो लेकिन यहाँ पे इनको उस टाइम तक अंडरग्राउंड होना पड़ा, लेकिन ये जो है अपना सिस्टम धीरे धीरे अंडरग्राउंड होकर के भी चलाते रहे और फाइनली ये ओवरकम करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के। तो जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल दबाइए, जिससे कि जब अगला पार्ट इसका आए तो आपको आसानी से मिल सके, मिस ना हो। क्योंकि यूट्यूब पे मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं, तो अगर ये सीरीज मिस हो जाएगी आपसे तो फिर आपको कॉन्सेप्ट सही से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।